हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। हमारा क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पीपल एज ए रिसोर्स। यानी हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स वो क्वेश्चंस जिनके आपके मिड टर्म या फिर एनुअल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल मतलब हम, और रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस। कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। एंड आउट ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज द ह्यूमन बींग्स। जितने भी रिसोर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम हैं, बिकॉज जो अदर रिसोर्सेज है दे कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय दमसेल्फ। अपने आप ऐसा नहीं होगा कि कोल है तो उसकी ऑटोमेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, लैंड है तो ऑटोमेटिक उसमें से फसलें होने लग जाएगी। उनको मैनेज करना होगा हमें। कौन करेगा? हम करेंगे। सो दैट्स वाई द पीपल आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो लोग होते हैं। लोग कैसे हैं वो डिपेंड करता है उस कंट्री की जो भी फैसिलिटीज़ उसको दी जाती है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके ऊपर, और जैसे लोग हैं वैसा ही उस कंट्री का लेवल होगा। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जापान एंड बांग्लादेश। द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट सेम ऑफ बोथ द कंट्रीज। पॉपुलेशन लगभग सेम है, साइज इज ऑलमोस्ट सेम, दोनों कंट्रीज का साइज भी सेम है। एंड इफ़ वी कंपेयर अबाउट द लैंड इज मोर फर्टाइल। इन बांग्लादेश में लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के लेवल पे देखें तो डेवलपमेंट में बांग्लादेश इज़ अमंग द टॉप 10 मोस्ट पोरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे गरीब देशों में शामिल है बांग्लादेश। एंड जापान अमंग द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें डिफरेंस है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कैसा है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आई होप दैट कि आप सभी बहुत अच्छी जगह पे जाएं, बहुत आगे जाएं आप। लेकिन आप में से सभी एक जगह नहीं जाएंगे। कैसे? आप रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। आप एजुकेशन, हेल्थ या फिर स्किल्स की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सो इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ द पीपल आर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स, और कैसे हम इनको बेटर रिसोर्स बना सकते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? यानी कि मानव है, हम हैं, हमें पूंजी माना जाता है, कैपिटल माना जाता है। तो ये है क्या? अ स्किल्ड, एजुकेटेड एंड हेल्दी ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जो एक स्किल्ड, एजुकेटेड और हेल्दी ह्यूमन है उसे ह्यूमन कैपिटल माना जाता है, बिकॉज दैट इज समथिंग वन। कुछ इस टाइप के हम ह्यूमन हो जाते हैं जब हमारे पास स्किल्स होती है, एजुकेशन होती है, हेल्थ होता है, तो हम सोसाइटी या फिर कंट्री के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो अगर कोई पर्सन स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक और मार्केट एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है मार्केट एक्टिविटी क्या होती है। सो द एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी गेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रिया, यानी जिनसे हमें पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, जिनसे हमें इनकम मिलती है। सो द एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी गेट द इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे ऑटो रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा वाला है तो उसको पैसे मिल रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इनकम हो रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, और इन्हें हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक या फिर इनको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? द एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट एनी इनकम आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी वो एक्टिविटीज जिनसे हमें कोई इनकम नहीं मिलती, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटी भी इनको कह सकते हैं। एनी एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, डिपेंड करेगा उससे इनकम हो रही कि नहीं हो रही। यानी कि सेम ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, सेम ही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर खाना बनाते हैं, सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, आपने पेमेंट की होगी, दिए पैसे उनको? नहीं दिए ना, तो वहाँ पर वो खाना बना रही है,
लेकिन उनको इनकम नहीं हो रही, तो कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यही सेम काम शेफ करते हैं, कुक करते हैं होटल में, उनको इनकम हो रही है, तो वहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो एक ही वर्क, जो सेम वर्क है, इट कैन बी इकोनॉमिक और इट कैन बी नॉन इकोनॉमिक, डिपेंड करेगा हमें इनकम हो रही कि नहीं हो रही है। जैसे टीचर है, इफ़ द टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल, ही इज़ गेटिंग सम इनकम, उसे कुछ इनकम हो रही है, तो वहाँ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही टीचर सेम अपने घर पे अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर उसे कोई इनकम नहीं हो रही, तो वहाँ पर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल इनकम? हमें बताना है कि नेशनल इनकम क्या होती है। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। यानी कि नेशनल इनकम क्या है? टोटल हो गया किस चीज़ का? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर। यानी एक साल में हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई उनका टोटल हो गया, प्लस एक चीज़ प्लस करनी है, प्लस इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, यानी कि हमें दूसरे देशों से भी कोई इनकम हो रही है हमारे देश को, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम, क्योंकि वो भी तो हमारी इनकम है। ओके, सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन ए ईयर प्लस द इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, तो इसे हम बोल देंगे नेशनल इनकम। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ये हमें बताना है। व्हाट इज जीडीपी? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या है कि इसमें टोटल वैल्यू काउंट करेंगे किसकी? जितना भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किया, जितनी भी सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर है तो वहाँ पे कोई सामान तो नहीं बना रहा लेकिन सर्विस है, उसकी वैल्यू। टीचर्स है, उनकी वैल्यू। यानी कि हमें किसको कैलकुलेट करना? वैल्यू को, न कि कितनी कारें बनी, कितना क्या कुछ बना, उसको नंबर से नहीं लेना देना। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर इन अ कंट्री इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, यानी पूरे देश में जो कुछ भी सामान बना, जितनी भी सेवाएं दी गई, उसको हम किस में? वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपयों में कन्वर्ट कर लिया और उनको ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। जो सिक्स्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा इस चैप्टर में से, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? द एवरेज एज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी औसत आयु, एवरेज एज। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 10% है। ओके, सपोज कीजिए हमारी कंट्री में 10% है। उनकी औसत आयु जो होती है, किसी की 45 है, किसी की 75 है, औसत जो एवरेज है, एवरेज आ गई 65। तो 65 क्या हो गई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। ओके, और हमारी कंट्री की भी जो 2011 के डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो 65 ईयर्स है वो एवरेज एज है हमारे यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? द एवरेज एज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट? क्या होता है इन्फेंट मोर्टलिटी? क्या है? तो ये इस टाइप के कुछ टर्म्स है जो आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक टर्म पूछी जाएगी। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टलिटी? इन्फेंट मतलब शिशु मृत्यु दर क्या होती है? ओके, सो द डेथ रेट ऑफ द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। यानी किसी भी शिशु की 1 साल पूरा होने से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहा जाता है, और ये कैलकुलेट की जाती है पर 1000 के पीछे। सो द डेथ रेट ऑफ द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। यहाँ पे आप पर 1000 ऐड कर सकते हो तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द इन्फेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द इन्फेंट्स कितने पीरियड में? 1 ईयर में। कब से पहले? बिफोर अटेनिंग 1 ईयर, 1 साल पूरा होने से पहले ही अगर उनकी डेथ हो रही है तो उसे हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, और ये पर 1000 होता है, 1000 के पीछे कैलकुलेट की जाती है। 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द बर्थ रेट? बर्थ रेट क्या होता है? जन्म दर जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न फॉर 1000 पर्सन इन अ ईयर। यानी एक वर्ष में, 1 साल हो गया, ओके, 1 ईयर, और 1000 व्यक्ति हो गए, 1000 पर्सन हो गए, उनके पीछे उस 1 ईयर में जितने भी बच्चों का जन्म होगा उसे बोलेंगे बर्थ रेट। ओके,
सो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। एक साल में 1000 के पीछे जितने भी बच्चों का जन्म हुआ वो वहाँ की बर्थ रेट हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स में काफ़ी सारे इस प्रकार की टर्म्स हमारी बनेगी। व्हाट इज द डेथ रेट? डेथ रेट क्या होती है? डेथ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, यानी एक साल में जितने भी लोगों की डेथ हुई पर 1000 के पीछे तो उसे बोलते हैं डेथ रेट। सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 पर्सन इन ए ईयर इज नोन एज डेथ रेट। ओके, ये 3 टर्म है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, और उनमें से कोई एक टर्म हर बार है आपके एग्जाम में रिपीट होती है। 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। है क्या ये? व्हेन अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क, रेडी टू वर्क बट स्टिल नॉट गेटिंग वर्क इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी पर्सन है, व्हेन ए पर्सन इज एबल टू वर्क, काम करने के लिए वो एबल भी है, योग्य है, फिट है बिल्कुल, एंड इज विलिंग टू वर्क, काम करना भी चाहता है, वांट टू वर्क, काम करना चाहता है, किस रेट के ऊपर? जो चल रहा है प्रिवेलिंग रेट। ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहा है, बट स्टिल डजंट गेट वर्क, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। व्हेन ए पर्सन इज एबल टू वर्क, वांट टू डू वर्क बट स्टिल नॉट गेटिंग वर्क, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड मोस्टली इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज में मोस्टली किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? सो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन होता है अर्बन एरियाज में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पीपल आर हैविंग, द स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज़ आर हैविंग द डिग्रीज, डिप्लोमाज, उनके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, पीएचडी है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ओके, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है और इसे बोलेंगे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी। 12th हमारा क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस चैप्टर से। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011? 2011 में इंडिया में लिटरेसी रेट कितना था? इट वाज 74%, नियर अबाउट 74% था। इट वाज लोएस्ट इन बिहार एंड हाईएस्ट इन केरल। केरला में ये हाईएस्ट था जबकि बिहार में ये सबसे कम था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 13th, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। केरल हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इट वाज नियर अबाउट 94% था, नियर अबाउट 94%, जिसको हम 100% मान सकते हैं, बिकॉज एक्सक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन्स जिनके एज काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सभी लिटरेट है वहाँ पर। 14th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1951 में? इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? इट वाज जस्ट 18%, यानी हम 18% से 74% तक पहुँच गए। इट मीन्स दैट वी आर डूइंग वेल इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें हम अच्छा करें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 1 मार्क्स में। 15th क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स डज द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड? जैसे हमने बात की थी ह्यूमन कैपिटल की, हमने बात की थी जापान और बांग्लादेश की, दैट जापान इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण, जो कि बेटर है वहाँ पर। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी बेटर उसकी क्वालिटी। तो 3 फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन के ऊपर, सेकेंड वन इज़ हेल्थ के ऊपर, एंड थर्ड वन इज़ द ट्रेनिंग और द स्किल। यानी हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा हेल्थ कैसा है, और हमारे पास स्किल कौन सी है, हम कितने ट्रेंड है किसी काम को करने के लिए। तो ये किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, दीज 3 फैक्टर्स। 16th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम आप सभी को पता है कि मिड डे मील स्कीम के अंडर में जो अप टू द 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिड डे मील दिया जाता है। तो इसका पर्पज़ क्या था, मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज अटेंडेंस इन स्कूल। पहला जो ऑब्जेक्टिव था, स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आए। एंड सेकंड, प्रोवाइड न्यूट्रियस फूड टू चिल्ड्रन। जो न्यूट्रियस फूड है वो बच्चों को मिले, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था ताकि उनकी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो।
ओके, तो यहाँ पर दो इसके पर्पस थे, टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन स्कूल एंड सेकंड टू प्रोवाइड द न्यूट्रियस फूड टू दीज चिल्ड्रन। तो ये दो पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव थे मिड डे मील स्कीम के। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? SSA जिसको कहा जाता है, ये है क्या? इट इज़ एन एजुकेशनल कैंपेन, एक एजुकेशनल कैंपेन है, अभियान है ये एक, एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी ये एक एजुकेशनल कैंपेन है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जो आते हैं, यानी कि अप टू द 8th क्लास के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देना इस SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? जो हम मानव विकास की बात करें इस पूरे चैप्टर में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन से मेजर चैलेंजेस है? तो हमें यहाँ पर 3 मेजर चैलेंजेस है वो डिस्कस करने। पहला है हेल्थ इज ए बिगेस्ट इश्यू इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एक बड़ा चैलेंज होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री टू दे आर अंडर न्यूट्रिशंस, यानी कि उनकी हेल्थ है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जितनी की होनी चाहिए। सो हेल्थ इश्यूज़ है, दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज वी आर फेसिंग। स्पेशली जो बिहार की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, जो पुअर स्टेट्स आते हैं वहाँ पर, या रूरल एरियाज़ आ जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो चैलेंज है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, तो उसमें एक फैक्टर एलिमेंट आता है हेल्थ, और हेल्थ इश्यूज़ है वो बड़े इश्यूज़ जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा देश जैसे देश हैं तो वहाँ पर हमें फेस करना पड़ रहा है। सेकेंड है जेंडर इनइक्वालिटी। In India particularly, we are facing the gender inequality. There is a discrimination on the basis of the gender. Females, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स घर से शुरुआत होती है, समाज में सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं दी जाती, एंड सेम अगर हेल्थ में भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज गर्ल्स, फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स मीन 50%, मतलब आधी दुनिया। अगर आधी दुनिया पीछे रह गई तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है? थर्ड जो फैक्टर है, जो चैलेंज है फॉर द पाथ ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज़ द वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन पॉलिटिकली दे आर हैविंग द इक्वल राइट्स। पॉलिटिकली बात करें तो दे आर ऑल्सो हैविंग द राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट है, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट हैविंग ऑल द इक्वल राइट्स। चाहे वो पब्लिक लाइफ की बात करें, चाहे वो घर की बात करें, they are not having that type of the freedom to say in the decision making process. उनके पास वो rights नहीं है। they are not elected in that number of proportion, जैसे कि मेल इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट के लिए, उतनी महिलाएं नहीं होती है। they are not allowed to do the jobs, पर्टिकुलर टाइप की जॉब के लिए उनको परमिशन नहीं दी जाती है। सो ये 3 चैलेंज है। वीमेन एम्पावरमेंट, दैट वीमेन्स आर नॉट हैविंग द इक्वल राइट्स in practical life. Second, there is a discrimination on the basis of the gender. They are not getting the equal wages for the equal works. एक जैसा काम करते हैं लेकिन एक जैसा वेतन उनको नहीं दिया जाता। और थर्ड है हेल्थ, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स की हेल्थ है, पर्टिकुलरली जो पुअर सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उनकी हेल्थ है। तो ये चैलेंज है, जब तक इन चैलेंजेस को हम ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इनको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा 3 मार्क्स में रहेगा, क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आपका लगभग श्योर क्वेश्चन रहने वाला है। क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो देर आर द मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच वी गेट सम इनकम, जिससे हमें कुछ इनकम होती है, जिससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं, आय होती है, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये ब्रॉडली इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ओके, इन दिस सेक्टर प्रोडक्शन इज मेनली डन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ वी प्रोड्यूस समथिंग यूजिंग मेनली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं।
इसलिए इनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्या यूज़ करते हैं हम, बेसिकली वी यूज़ लैंड, वाटर, ओके, उनको हम यूज़ करते हैं ना, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। सेम माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, लम्बरिंग यानी कि वनों से लकड़ी काटना, सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़, ओके। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी मेनली यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग, कि जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्रीज, लम्बरिंग एट्सेट्रा, ये सभी आएंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। इसमें मेन क्या है, मेन जो है एग्रीकल्चर है, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, in the secondary activities a new product is produced by using the product obtained from the primary sector as raw material। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोड्यूस होता है उसको एज ए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल उसको यूज़ करते हैं और एक नया प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ओके, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वी यूज़ प्राइमरी प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल एंड देन रीप्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, ओके। फॉर एग्जांपल शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब शुगर केन क्या है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है गन्ना, तो और उससे हमने बना दी शुगर, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन प्राइमरी प्रोडक्ट है, उससे हमने क्लॉथ बना दिया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, ओके। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, सभी इंडस्ट्रीज़ आ जाएगी, इंडस्ट्रीज़ में होता है ना ये सारा काम, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, तो इसलिए हम इस सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को हम कह सकते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर। थर्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ आती है दैट इज़ द टर्सरी एक्टिविटीज़। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। टर्सरी एक्टिविटीज़, इन द टर्सरी सेक्टर नो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इस सेक्टर में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, यानी सामान नहीं बनाया जाता, बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज दी जाती है। दैट्स वाई दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। यानी इसमें कुछ भी बनाया नहीं जाता, प्राइमरी में क्या होता था, प्रोड्यूस होता ना समथिंग, सेकेंडरी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन टर्सरी में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता। सो in the tertiary sector no goods are produced but the services are provided to the primary and secondary sector को सर्विस दी जाती है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रक वाले हैं कुछ प्रोड्यूस तो नहीं करते ना, मेट्रो वाले प्रोड्यूस तो नहीं करे लेकिन सर्विसेज तो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, टीचर्स कुछ बनाते हैं, ये अलग बात है, कभी आपको मुर्गा या मोर बना दिया, लेकिन वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। डॉक्टर्स, जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज आ गए, तो वो सभी टर्सरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। सो दीज जो भी इंगेज एक्टिविटीज़ है टर्सरी सेक्टर में, दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज देते हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र हिंदी में बोल देंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 मार्क्स में रहेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिस्गिस्ट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ओके, कि ये क्या होता है, तो ये सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हिंदी में हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, छुपी मतलब सामने से नहीं दिखती, ओके। तो क्या होती है कि इन द डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, यानी इसमें जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम पे लगे होते हैं। इन सच ए सिचुएशन पीपल आर सीन वर्किंग बट देर इज़ नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो हमें ऐसे लगेगा भाई काम पे लगे हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा ना, प्रोडक्शन तो उतना ही है, अगर उसमें से एक्स्ट्रा लोगों को हटा ले तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है, तो इसे बोलते हैं डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल 3 पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू एग्रीकल्चर ऑन 5 एकड़ लैंड, यानी 5 एकड़ लैंड है, उसके लिए काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, बट 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंगेज्ड, लेकिन 5 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, 2 ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, यानी उनकी ज़रूरत भी नहीं है। सो दिस वन इज़ नॉन एज द डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है कि वो बेरोज़गार हैं, लेकिन दीज पीपल जो एक्स्ट्रा पीपल हैं
दीज टू आर अनएम्प्लॉयड, वो भी अनएम्प्लॉयड है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एक शॉप है किसी की और उसमें 3 मेंबर्स है वहाँ पे वर्क करें, जबकि रिक्वायरमेंट 2 की है, तो ये डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, छुपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट वन इज द, हमें बताना है व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली इन फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ जो लोग हैं उनको ईयर के कुछ ही महीने काम मिलता है। दे रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द रिमेनिंग मंथ्स, इट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि कुछ महीने वो खाली रहते हैं, उसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो खाली बैठते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये काफ़ी कॉमन है, बिकॉज देर इज़ नो वर्क फॉर 3 to 4 मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि साल में 3 या 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई काम नहीं होता, तो वो जो वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ऐसे ही हमारे शहर में भी होता है, शहर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनके पास रेनी सीजन में कोई काम नहीं होता है क्योंकि काम बंद कर दिया जाता है, तो वो उस वक्त अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि सम पीपल डू नॉट गेट द वर्क थ्रू आउट द ईयर, दे सिट आइडल फॉर 3-4 मंथ्स इन ए ईयर, दिस इज़ नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 3 या 4 महीने वो खाली बैठते हैं, तो इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, 4th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दैट इज ए कॉमन क्वेश्चन है जो हमें वैसे भी पता होना चाहिए। सजेस्ट सम मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में चाहे किसी भी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कुछ वे बताने हैं, कुछ सजेशन देने हैं कि कैसे कम किया जा सकता है। फर्स्ट वन, वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। जो फर्स्ट मेजर है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स दैट वाइल टेकिंग द एजुकेशन सम स्किल्स शुड बी टोट टू द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स सिखाई जाए। तो उसके साथ क्या होगा, जैसे वो पास आउट होते हैं उनके पास कोई स्किल होगी, सो दैट दे कैन डू सम टाइप ऑफ द वर्क टू जनरेट इनकम, यानी कि कुछ वो कर पाए। अदरवाइज क्या हो रहा है, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, भाई काम आता है, कुछ नहीं आता। तो एक वे तो ये है दैट द वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड एंड शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स वाइल देयर फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो छोटे इंडस्ट्रीज है, जो घर पे भी सेटअप की जा सकते हैं, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाना चाहिए, सो दैट मोर नंबर ऑफ पीपल कैन बी इंगेज इन दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें पैसा भी कम लगता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर सकती है, लोन वगैरह दिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है, लाइक दैट। थर्ड है, एग्रीकल्चर शुड बी कमर्शलाइज्ड। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर डूइंग जस्ट दैट टाइप ऑफ ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड इन दैट सेक्टर, ज़्यादा लोगों को की रिक्वायरमेंट होगी, एंड वी कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर पाएंगे। फोर्थ जो वे है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। अब हम क्या करें भाई, पढ़ लिए क्या करेंगे, जॉब ढूंढेंगे, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब चाहिए, हम अपना काम धंधा क्यों नहीं शुरू कर सकते? उसके लिए भी गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए। पीपल शुड बी इंक्रेज टू डू गो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि अपना कुछ बिजनेस वो शुरू कर पाएँ। उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी। सो ये कुछ वेज है थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वन। Which are the 4 most important factors of human capital formation? Human capital formation यानी कि we are the human beings, you are the human beings. आप human capital बनोगे, ओके, ह्यूमन कैपिटल बनोगे आफ्टर योर एजुकेशन। तो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है? सो देर आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, एजुकेशन, हमारी एजुकेशन कैसी है, क्वालिटी एजुकेशन कितनी है। सेकेंड वन इज़ हेल्थ। थर्ड वन इज़ स्किल्स, यानी कि हमें किस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है, किस टाइप की स्किल है। और फोर्थ है टेक्नोलॉजी। हालांकि 3 बेसिक जो फैक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन 4th इंक्लूड हो गया टेक्नोलॉजी। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी नाउअडेज। टेक्नोलॉजी तो साथ ही रहेगी, तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम।
सिक्स्थ वन, दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट वन, लेकिन मैंने वैसे ही ऐड कर दिया कि चलिए चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नेसेसरी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हमारे लिए गवर्नमेंट एजुकेशन बेटर देने की कोशिश करिए, हमारे हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, स्किल के ऊपर फोकस करिए, तो ये ज़रूरी क्यों है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी क्या है? जो अपने आप कुछ करें तो करें, ना करें तो ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वाई द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन पावर। अगर हम स्किल्ड होते हैं, अगर हम एजुकेटेड होते हैं, अगर हम हेल्दी हैं, तो हमारी प्रोडक्शन पावर बढ़ेगी। हमारी प्रोडक्शन पावर मीन्स द प्रोडक्शन पावर ऑफ द सोसाइटी, स्टेट और द कंट्री, सबकी प्रोडक्शन पावर बढ़ेगी। सेकेंड, फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इफ़ वी आर एजुकेटेड, इफ़ वी आर स्किल्ड, इफ़ वी आर हेल्दी, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे अगर हम में ये सब जो एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट वन, फॉर द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। वी आर द रिसोर्सेज। इफ़ वी आर नॉट स्किल्ड, हेल्दी और द एजुकेटेड, तो क्या होगा? इट मीन्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज जा रहा है, क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। सो फॉर द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ द स्टेट और द कंट्री। अगर हम बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स दैट आवर कंट्री इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। इट मीन्स दैट कि हमें बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे 3 मार्क्स में बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटीज़, इस टाइप के क्वेश्चंस है जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेगमेंट की हम बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लास्ट जितने भी एनुअल एग्जाम हुए हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। व्हाट स्टेप्स हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रन इन इंडिया? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया व्हाट स्टेप्स हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी भारत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, कुछ बताने हमें। बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं लेकिन कुछ हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। पहली जो चीज़ की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, दैट स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इक्वल फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स की एज तक सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो ये एक वे है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले पाएँ। सेकेंड, स्पेशल एम्फेसिस हैज़ लेड ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर स्पेशली फोकस किया जा रहा है। दिस गर्ल्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड द फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 12 तक उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है। इन सम स्टेट्स दे आर गेटिंग द हायर एजुकेशन टू फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हायर एजुकेशन भी दी जा रही है। दे आर गेटिंग द वेरियस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप भी उनको दी जा रही है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है। थर्ड स्टेप है स्पेशल स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय have been opened in each districts which are backward in education। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड है एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट्स इन द रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट्स के जो रिमोट रूरल एरियाज है, इन सच डिस्ट्रिक्ट्स नवोदय विद्यालय हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। नवोदय विद्यालय हैं उनको सेटअप किया गया ताकि वहाँ पर भी एजुकेशन है वो ठीक से बच्चे ले पाए। नेक्स्ट वन जो स्टेप है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि एजुकेशन बेटर दी जाए। वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स इन दिल्ली टू। लोट्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आर देयर अवेलेबल इन द स्कूल्स अलॉन्ग विद द फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ये भी अवेलेबल है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको हम ITI बोलते हैं वो सेटअप किए गए हैं टू प्रोवाइड द वोकेशनल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। फिफ्थ है जो स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड द इक्वल एजुकेशन टू ऑल, दैट इज़ द मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और लॉन्च टू इंक्रीज अटेंडेंस
इसको लॉन्च किया गया ताकि अटेंडेंस बढ़े स्कूलों में बच्चों की, टू कीप चिल्ड्रन इन स्कूल ताकि वो बच्चे स्कूल में रहें, एंड टू मेंटेन देयर न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी मेंटेन रहे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री। सिक्स्थ है, नाइट स्कूल्स and mobile schools have been provided for the working adults and the children of nomadic families। जो वर्किंग एडल्ट्स हैं उनके लिए नाइट स्कूल्स ओपन किए गए ताकि वो नाइट इवनिंग स्कूल्स में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड फॉर द नोमेडिक फैमिलीज़ हैं, नोमेडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल भी सेटअप किए गए। वेन एवर दे गो देयर स्कूल्स मूव विद दम, यानी कि जहाँ भी वो जाते हैं उनके साथ उनका स्कूल चला जाता है, क्लासेस लगती है। तो ये भी एक एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सेवंथ जो स्टेप उठाया गया, दिस इज़ द लास्ट वन क्योंकि इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन दैट इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स। इट मीन्स दैट दे कैन जस्ट गिव द एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम होम। घर पे रह करके वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जैसे ओपन स्कूल्स होते हैं, ऐसे इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसके ऊपर भी फोकस किया गया ताकि स्टूडेंट्स से वो अपनी हायर एजुकेशन है वो कंटिन्यू कर पाएँ, स्पेशली गर्ल्स। तो ये सब कुछ एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री। सेकंड जो हमारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दैट इज़ द गिव रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट वन इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एट रैपिड रेट के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन 2011 इट वॉज 102 करोड़, 102 करोड़ के आसपास थी, एंड इन 2011 इट वॉज 121 करोड़ के आसपास थी। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। 10 years 20 करोड़, इतने सारे लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करी है गवर्नमेंट, बट दीज मेजर्स आर अनएडिकेट्स बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट के ऊपर ये बढ़ती जा रही है। तो पहला जो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का कि हमारी पॉपुलेशन है वो एक बड़ी समस्या है। सेकेंड वन इज़ द ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। द पीपल इन इंडिया आर अनस्किल्ड, दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट द स्किल, ज़्यादातर लोग नहीं चाहते, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंड है। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा कारण है बिकॉज द एग्रीकल्चर की बात करें वहाँ पे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। द मोर नंबर ऑफ पीपल आर देयर ऑलरेडी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 15% एंड स्टिल द 60% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादा डिपेंड करें, हम जो सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर है उस पर फोकस हमारा कम है। थर्ड इज़ द लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। The students are getting the formal education and they do not have any type of the skills, and that is the basic reason behind that they are not getting the job। क्योंकि भाई 12th कर ली, BA कर ली, BCom कर ली, BSc कर ली, आता क्या है? कुछ नहीं आता, घंटा आता है, तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? तो ये भी एक बड़ा कारण है। फोर्थ वन इज़ द लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो कछुए की चाल से हो रहा है, पीछे रह गया। अब पीछे रह गया तो भाई जॉब कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर से निकल के कहीं तो एडजस्ट होना है ना उनको। सो लो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ वन इज द लो ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देर इज़ नो फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज इफ़ वी ट्राई टू सेटअप दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको अगर हम प्रमोट करते हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो दीज आर द बेसिक रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चैप्टर से रहेगा। दैट इज द स्टेट द कंसिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी बेरोजगारी है, उससे उसके परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, कंसिक्वेंसेज क्या है, ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज द पॉवर्टी। If there is a unemployment means low income, low income means poverty. If the people are not getting low income, क्या भाई इनकम ही नहीं होगी। If the people are not getting the jobs, it means that they are not having any type of the income, and this leads to the poverty. इससे गरीबी बढ़ती है। हमारे देश में अभी भी
नियर अबाउट 30 करोड़ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, BPL फैमिलीज है। इट मीन्स दैट दे आर नॉट गेटिंग द 2 स्क्वेयर ऑफ मील्स, 2 टाइम का उनको खाना नहीं मिलता। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, जितनी बेरोजगारी होगी उतनी ही गरीबी बढ़ेगी। सेकेंड वन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ़ द पीपल आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, इफ़ द पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब और दे आर इंगेज इन द लो पेड जॉब में अगर वो इंगेज हैं तो वो भी बेरोजगारी है। इससे क्या होगा? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होगी, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाना पहले सोचना है पेट की। तो इससे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये आप झुग्गियाँ देखते हो, तो इसका कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। इफ़ दे आर हैविंग द जॉब, अगर उनके पास जॉब होती तो शायद वो भी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड उनका भी हो सकता था। थर्ड जो कंसिक्वेंसेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ द इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। कमाने वाले कम, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी यानी कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा? अगेन इट लीड्स टू द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉवर्टी की तरफ ज़्यादातर लोग खिसकने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स लॉस। वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज है। इफ़ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, अगर नहीं मिल पाता, इट मीन्स देयर इज ए वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, बेकार जा रहा है, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता था। जो सिक्स्थ कंसिक्वेंसेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्लास स्ट्रगल्स। हेव्स एंड हैव नॉट्स, 2 ग्रुप में बंट जाती है दुनिया, जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है। सो इट लीड्स टू द क्लास स्ट्रगल्स। जो रिच और पुअर लोग हैं उनमें एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन क्राइम्स। दीज टाइप ऑफ पीपल हु डजंट गेट एनी टाइप ऑफ द जॉब, जिनको काम नहीं मिलता, दे मूव टुवार्ड्स द क्राइम्स, मूव टुवार्ड्स द ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्राइम्स होते हैं। तो ये क्राइम कौन करते हैं? वही करते हैं जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये भी एक कंसिक्वेंसेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होती है तो क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या है। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हमने पिछले दिनों एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए थे, जिसमें हमने क्लास 9th और 11th के लिए टाइम टेबल डिस्कस किया था। इफ़ यू आर गोइंग स्कूल, और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं और ट्यूशन है तो भी, यानी कि हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आप उसको 1 मंथ के लिए फॉलो करके देखिए। डेफिनेटली आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है कि दे हैव द स्किल्स टू मैनेज देयर टाइम। वो अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि उनको कब क्या करना है। तो आपके एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कैसे कर सकते हो, उसमें लिटिल बिट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और हाँ, आज की अगर वीडियो एपिसोड आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।